हेलो गाइस। तो आज अपन बात करेंगे बुल्ला की। ठीक है, बुल्ला क्या होता है। ब्लेब मैंने आपको बताया था, ब्लेब के साइज यूजुअली लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, सब प्लूरल होता है। यूजुअली विजिबल प्लूरल के जो लेयर्स होते हैं उसके बीच में भी हो सकता है। बुल्ला क्या है, यहाँ पे भी वॉल थिकनेस आप इसको ऐसे याद रखिए कि डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। इज एयर फिल्ड स्पेस, एयर फिल्ड ट्रांसल्यूसेंट स्पेस आप बोल सकते हो, एयर फिल्ड स्पेस आप बोल सकते हो, ऑफ वॉल थिकनेस इज लेस देन 1 mm। वॉल थिकनेस लेस देन 1 mm बट साइज शुड बी मोर देन 1 और 2 सेंटीमीटर, साइज से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बुल्ला बोलेंगे, विदाउट एनी ओबियस फाइब्रोसिस। तो एम्फाइसीमा बुल्ला, बुल्ला क्या होता है मैंने बताया आपको, बुल्ला स्ट्रक्चर होती है, कुछ जरूरी नहीं है वहाँ पे एम्फाइसीमा हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताऊंगा इसमें आपको आगे। चलिए एम्फाइसीमा की अपन बात करें, व्हाट इज एम्फाइसीमा। तो इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखनी है सर, डेफिनेशन आपको पूछी जाती है एग्जाम्स में, डेफिनेशन आती है। तो एम्फाइसीमा क्या होता है इट इज ए परमानेंट डिस्ट्रक्शन एंड डायलिटेशन ऑफ एयरवेज बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या आता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी यहाँ इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, परमानेंट डायलिटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंकियोल विदाउट एनी ऑब्वियस फाइब्रोसिस, विदाउट एनी ऑब्वियस फाइब्रोसिस। ठीक है, चलिए तो एम्फाइसीमा की बात करें, एम्फाइसीमा कई तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी बात करें या अकॉर्डिंग टू अपन लोकेशन अपन बात करें, तो मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप समझना, इसको अपन क्या बोलते हैं, AC9। ठीक है, तो मैं एक बार पेज को थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको बताया था, ब्लेब सिस्ट कैविटी, दिस इज एम्फाइसीमा। साइज बड़ी है यहाँ पे, वॉल थिकनेस अगेन लेस देन 1 mm यहाँ पे होगी, साइज यहाँ पे बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब आप समझिए, दिस इज एक AC9 मैंने यहाँ पे बनाई है, लेकिन टर्मिनल ब्रोंकियोल भी मैंने साथ में दिखाया यहाँ पे। दिस इज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ऊपर से जो ट्रेकिया है, मेजर जो आपके जो मेन जो डिवीजन होते हैं, राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस जो होता है, उसके बाद में आगे डिवीजन होते होते लास्ट में आगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, मतलब यहाँ तक कोई गैस एक्सचेंज नहीं होता। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद गैस एक्सचेंज स्टार्ट हो, जिसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद अपन बात कर रहे हैं AC9 की। ठीक है, ये आप दिख रहे हैं आपको, यस। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद अपन बात करें, दिस इज AC9। तो AC9 के 3 पार्ट यहाँ पे होते हैं। इसमें आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद का जो पार्ट है, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सेक एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलर डक्ट, दिस इज एल्वियोलर फुल, एक सेक, एक आपको दिख रहा होगा, एक सेक यहाँ पे, एक सेक यहाँ पे, एक सेक 4 1 2 3 4 सेक है यहाँ पे। एक एल्वियोलर डक्ट से 4 सेक जुड़े हुए हैं, उसके अंदर छोटी छोटी जो वॉल है जो आपको ऐसे राउंडेड में दिखाई है, उनके अंदर एल्वियोलाई होती है। तो एल्वियोलाई, एल्वियोलर सेक एंड एल्वियोलर डक्ट, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक AC9 बनाते हैं। एक AC9 ये हो गई, एक AC9 हो गई, एक AC9 ये हो गई। इनसे यहाँ पे क्या है, दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अब एम्फाइसीमा मैंने आपको बताया, क्या बताया, परमानेंट डायलिटेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज बियॉन्ड टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो 3 तरह की स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बनाई है, जैसे सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। टर्मिनल ब्रोंकियोल आपको दिख रहा है, एज इट इज है यहाँ पे, टर्मिनल ब्रोंकियोल ऐसा का ऐसा है। अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल मैंने डायलेटेड दिखा दी, तो परमानेंट डायलिटेशन डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ भी नहीं, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे मैंने AD लिखा है, AD, दिस इज एल्वियोलर डक्ट, मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया AD। दिस इज AS, एल्वियोलर सेक, तो ये एल्वियोलर सेक अभी इंटेक्ट है, एल्वियोलर डक्ट भी आपके इंटेक्ट है, मतलब यहाँ पे भी गैसेज एक्सचेंज हो रहा है। तो खाली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल वाला पार्ट यहाँ पे गया है। तो ये AC9 एक तरह से बात करूँ तो सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल यहाँ पे एक बना हुआ है, तो उसका सेंटर पार्ट, सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल का सेंट्रल पार्ट एक डॉट की तरह आपको दिखता है। तो यहाँ पे अपन उसको क्या बोल देंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ। ठीक है, ये सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक सेंट्रल डॉट जो है, जो सेंट्रल जो एयरवे होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल एयरवे होता है वो एक ब्लैक डॉट, एक बड़ा ब्लैक डॉट यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे मल्टीपल डॉट्स ऐसे होते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, सेंट्री एसिनर। तो खाली रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल वाला पार्ट यहाँ पे डायलेटेड हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया उसका। ठीक है, तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन आगे गैस एक्सचेंज नॉर्मल होगा, तो उतना कोई यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। सेंट्रल एम्फाइसीमा कभी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग भी होती है, पेशेंट को SOP वगैरह उतना नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, यदि टर्मिनल ब्रोंकियोल ऐसी की ऐसी है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी आपकी ऐसी की ऐसी इंटेक्ट है यहाँ पे, लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो रेड से मैंने बनाया वो डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट बनाया है। तो यहाँ पे AD, एल्वियोलर डक्ट भी डिस्ट्रक्शन हो चुका है, डायलिटेशन हो चुका है, और एल्वियोलर सेक का भी डायलिटेशन डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पैरासेप्टल। पैरासेप्टल में मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो ये प्लूरा है, और प्लूरा के बाद में आपको यहाँ पे इस तरह से ये दिखाई देता है, तो पैरासेप्टल होता है। ये प्लूरा है, उसके पास में आपको इस तरह से बिल्कुल जो ब्लैक ट्रांसलूसेंट जो मतलब एरिया दिखाई देता है, उस साथ में सेप्टा भी बीच बीच में यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। थर्ड है पैन एसिनर।
पेन इंसर एम्फाइसीमा का मतलब हो गया पूरा ही डिस्ट्रक्शन हो गया, इसमें आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी इन्वॉल्व है, एलियो डक्ट भी इन्वॉल्व है, एलियो सेक, एलियो सब कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ये पूरा ही एक ये सेक बन गया। इसमें अलग अलग दिखाया है मैंने खाली दिखाने के लिए, जबकि ये बाद में डिस्ट्रक्शन होने के बाद में पूरा ही एक सेक टाइप बन जाता है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जुड़ी हुई है यहाँ पे, कोई जरूरी नहीं वो यहाँ पे रहे, लेकिन एयर मतलब गैस एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगी, और यहाँ पे ये एयरवे से जुड़ा हो, कोई जरूरी नहीं जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे एक बड़ा सेक टाइप यहाँ बन जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बुल्ला बोल देते हैं। तो पेन एसिनार यूजली उसको बुल्ला बोला जाता है। बाकी दिस इज एसिनार सेंटर एम्फाइसीमा। इसके अलावा एम्फाइसीमा और दो प्रकार के मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है पोस्ट सिकेटाइजेशन। पोस्ट सिकेटेशन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा हो सकता है, ट्यूबरोसिस की स्कारिंग हो गई, फाइब्रोसिस साथ में। सिकेटाइजेशन का मतलब होता है फाइब्रोसिस, ठीक है। टॉर्चोसिटी हो गई, टॉर्चोसिटी होने के कारण, जो फाइब्रोसिस होने के कारण जो आपका एयरवे है वो खिंच जाता है, उस कारण से डिस्ट्रक्शन उसका हो जाता है, डायलिटेशन उसका हो जाता है, उस कारण से आगे बुल्ला बन सकता है, ठीक है। फिर आता है लोकलाइज बुल्ला। लोकलाइज यूजुअली जो कंजेनिटल वाले जो बुल्ला होता है, कंजेनिटल वाला एम्फाइसीमा होता है, लोकलाइज एम्फाइसीमा होता है, किसी लोबार जैसे बोलते हैं कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा, वो यहाँ पे हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे अपन एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज है एम्फाइसीमा का, दैट इज सीओपीडी। इसको आप याद रखना है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एम्फाइसीमा। इसके अलावा पोस्ट ट्यूबरकुलर एम्फाइसीमा मैंने आपको बताया सिकेटाइजेशन हो सकता है। पोस्ट ट्यूबरकुलर एम्फाइसीमा जो होता है, पोस्ट ट्यूबरकुलर, ठीक है। तो पोस्ट ट्यूबरकुलर की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, जो टीबी की मोस्ट कॉमन साइट है, जो पोस्ट प्राइमरी टीबी की मोस्ट कॉमन साइट है, दैट इज अपाइकोपोस्टिव सेगमेंट ऑफ अपर लोब ऑन सुपीरियर सेगमेंट ऑफ लोअर लोब। तो वही सेम जो लोकेशन होती है वो एम्फाइसीमा की ओवरऑल मोस्ट कॉमन जो अपने इंडिया में टीबी के बाद ही एम्फाइसीमा होता है। नेक्स्ट है अल्फा 1 एंटीजीन डेफिशिएंसी। तो दिस इज कंजेनिटल कोज। यहाँ पे अल्फा 1 एंटीजीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऐसा हो गया कि उस डेफिशिएंसी कोई जीन वगैरह नहीं बनी, उस कारण से ऐसा हो गया। एक मैंने आपको भी बताया था कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा, जो फोकल एम्फाइसीमा का एग्जांपल होता है, कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा। एक आता है बुल्लस लंग डिजीज, इसको अपन आगे और मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो आप एक खाली सिंड्रोम का नाम यहाँ और देख लीजिए, सीवर जेम्स सिंड्रोम। सीवर जेम्स सिंड्रोम, बुल्लस लंग डिजीज को मैंने आगे से अलग से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो व्हाट इज बुल्लस लंग डिजीज? बुल्लस लंग डिजीज का मतलब हो गया, दो तरह का एग्जांपल इसमें आप याद रख सकते हैं। पहला प्राइमरी बुल्लस लंग डिजीज। तो प्राइमरी बुल्लस लंग डिजीज यूजुअली फैमिलियल कंडीशन है, ठीक है। तो मोर इन एसोसिएटेड विद मार्फन सिंड्रोम, एलेडलर सिंड्रोम से एसोसिएटेड होती है, फैमिली कंडीशन होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने वाला सिस्टम क्या है, देयर इज नो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड देयर इज नॉर्मल पेरेन्काइमा बिटवीन द बुल्लास। देयर इज नो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर यूजुअली नहीं आएंगे, और जो पेरेन्काइमा है, जो बुल्ला है, उनके बीच में नॉर्मल पेरेन्काइमा भी साथ में रहेगी। दूसरी एंटिटी आती है इडियोपैथिक जाइंट बुल्ला एम्फाइसीमा। इडियोपैथिक जाइंट बुल्ला एम्फाइसीमा, जिसको मैं बोलता हूँ वेनिसिंग लंग सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होगा, ये भी एक तरह का इडियोपैथिक, मैंने बोला कोई कॉज यहाँ पर नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर यहाँ पर नहीं होता। तो ये एक हेमिथोरेक्स में आपको बता रहा हूँ, हेमिथोरेक्स का मोर देन 1/3 पार्ट ऑफ हेमिथोरेक्स यदि कवर कर रहा है बुल्ला, इतना बड़ा बुल्ला है, तो बुल्ला की साइज इतनी बड़ी है कि इज कवरिंग मोर देन 1/3 ऑफ द हेमिथोरेक्स। तो आपको लगेगा कि आप देखोगे लंग ही नहीं है, कहाँ चला गया लंग, ये पूरा ब्लैक यहाँ पे हो रहा है, कोई वेस्कुलरिटी यहाँ पे नहीं, कोई एयरवेज आपको नहीं दिख रही, कोई वेसल्स वगैरह आपको नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, लंग गायब हो गया, ठीक है। तो यूजुअली अपर लोब में ऐसा मिलता है और ऑक्यूपाइड मोर देन 1/3 ऑफ हेमिथोरेक्स। इसको अपन वेनिशिंग लंग सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे चेंजेस की। व्हाट आर द चेंजेस इन एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा में एक्सरे में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, इसमें इसको आप नोडुलर शेडोज, उसको आप अगर भूल जाइए, खाली वो ब्लैक आपको पूरा दिख रहा है, तो उसको अपन COPD पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। इसी को ले लेते हैं। तो दो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा, पहला हाइपर इन्फ्लेशन, चेंजेस ऑफ द हाइपर इन्फ्लेशन, और दूसरा वेस्कुलर चेंजेस। तो एम्फाइसीमा के अंदर एक्सरे में दो तरह के चेंजेस मिलते हैं, देखिए पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख लेना। पहला हाइपर इन्फ्लेशन। तो चेंजेस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन में क्या क्या होता है, पहला आप याद रखिए, जो बायलेटरल लंग है वो ट्रांसलूसेंट होंगे, बायलेटरल ट्रांसलूसेंसी ऑफ द इंक्रीज ट्रांसलूसेंसी ऑफ द लंग। दूसरा बायलेटरल डायफ्राम विल बी फ्लैट। फ्लैट किसको बोलेंगे, जो आपका कार्डियोफ्रेनिक एंगल है उससे कोस्टोफ्रेनिक एंगल से आपने एक लाइन खींची, और जो मैक्सिमम यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी है उससे एक वर्टिकल लाइन आप खींचते हो यहाँ पे, तो दैट शुड बी मोर देन 1.5 सेंटीमीटर। यदि ये मोर देन 1.5 सेंटीमीटर से मतलब 1.5 सेंटीमीटर से कम आ गई है, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर हो गई, तो उसको आप फ्लैटनिंग बोल दोगे। तो बायलेटरल फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम आपको मिलेगा। इनके ट्रांसलूसेंसी मैंने बता दिया, सेकंड पॉइंट बायलेटरल फ्लैट डायफ्राम। थर्ड आप लिखिए नैरो मीडियस्टम, मीडियस्टम यहाँ पे नैरो हो जाएगा। फोर्थ आप लिखिए स्मॉल और
टीयर ड्रॉप हार्ट जिसको बोलते हैं, स्मॉल हार्ट, एक लंबा सा ऐसे एक ट्यूब की तरह हार्ट दिखेगा, ट्यूब हार्ट भी आप उसको बोल सकते हो, ट्यूबुलर हार्ट बोल सकते हो, स्मॉल हार्ट बोल सकते हो, टीयर ड्रॉप हार्ट बोल सकते हो। इसके अलावा टीयर ड्रॉप हार्ट का DD मैंने आपको बता देता हूँ, COPD इज द DD। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन इज द DD। कैचिक्सिक जो पेशेंट है माल, उनमें भी स्मॉल हार्ट मिल सकता है। तीसरा एडिसन डिजीज के अंदर स्मॉल हार्ट होता है। चौथा डिहाइड्रेशन में भी स्मॉल हार्ट होता है, ठीक है। तो स्मॉल हार्ट के कॉजेज हो गए। उसके बाद आया बायलेटरल लो डायफ्राम। लो डायफ्राम का मतलब होता है यूजुअली 5.5 to 6.5 रिब, मैंने आपको बताया था इंटीरियर राइट साइड में होता है, और एंटीरियर 6.5 से 7.5 लेफ्ट साइड में होता है। लेकिन उससे भी नीचे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 तक रिब्स आ रही है, 7 रिब 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 7 तक रिब्स आने लग जाएगी, यहाँ पे 8 तक रिब्स आने लग जाएगी, तो आप सोचोगे कि ये बायलेटरल लो डायफ्राम है। फिर आता है बायलेटरल इनविजिबल हाइलम। कई बार तो ट्रांसलूसेंसी इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैपिंग रहती है, साथ में एम्फाइसीमा रहता है, तो आपको वेस्कुलर ट्यूब दिखाई नहीं देती है, तो आपको हाइलम कई बार नहीं दिखते, ठीक है। वाइडेंड रिब स्पेसेज, जो इंटरकोस्टल स्पेसेज जो वाइडेंड यहाँ पे होंगे, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इंक्रीज एपी डायमीटर क्योंकि जो एम्फाइसीमा क्रोनिक एम्फाइसीमा होता है वहाँ पे चेस्ट वॉल है, जो यूजुअली अपन बोलते हैं कि एलिप्टिकल शेप होती है, लेकिन यहाँ पे एपी डायमीटर जो होता है बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो चेस्ट वॉल होगी वो सिलिंड्रिकल हो जाएगी, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, इंक्रीज एपी डायमीटर, ठीक है। ब्लंटिंग ऑफ CP एंगल, यहाँ पे CP एंगल ब्लंट हो सकता है क्योंकि आपका डायफ्राम फ्लैट हो गया, और साथ में एम्फाइसीमा यदि अवेलेबल है तो आपको डायफ्राम की स्लिप्स यहाँ पे दिख सकती है, और साथ में डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट होगा तो आपका एंगल भी दोनों तरफ ब्लंट मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें लेटरल फिल्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, जब आप लेटरल फिल्म करवाते हो तो ये आपका स्टर्नम है, स्टर्नम आपको यहाँ दिखेगा, और पीछे की तरफ आपको डायफ्राम दिखेगा, तो डायफ्राम ही लंग, स्टर्नम और लंग, ये स्टर्नम अपन मान रहे हैं, ये लंग अपन पीछे मान रहे हैं, तो इनके बीच का जो यहाँ का जो स्पेस रहेगा दैट इज यूजुअली इट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज रेट्रोस्टर्नल एयर स्पेस, और साथ ही आपका कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होगा, मतलब ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो यहाँ पे होता है वो ऑब्ट्यूज हो जाता है, मतलब डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट हो गए हैं, उस कारण से ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं कोस्टोफ्रेनिक एंगल यूजुअली CP एंगल जो ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। तो ये हो गई हाइपर इन्फ्लेशन के फीचर्स। अब नेक्स्ट है एम्फाइसीमा के अंदर वेस्कुलर चेंजेस। तो 2 वेस्कुलर चेंजेस मैं आपको बताऊंगा। पहला होता है पॉसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स का मतलब आपको दूसरी तरफ हाइपरलुसेंसी ट्रांसलुसेंसी आपको दिख रही है, तो वेसल्स आपको यूजुअली नहीं दिखती है, लगता है वेसल लगभग गायब सी हो गई है, खाली हाइलम के आसपास थोड़ी वेसल दिख सकती है, कोई नहीं भी दिखे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो पॉसिटी ऑफ वेसल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। और दूसरा होता है PAH, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, तो उसके साइंस भी साथ में यहाँ पे आपको मिलते हैं। दिस इज इनलार्ज्ड मेन पल्मोनरी आर्टरी, तो आपको अओर्टिक ट्रंक आपको यहाँ दिखेगा, साथ में आपको जो पल्मोनरी ट्रंक है वो भी थोड़ा सा इनलार्ज आपको दिखता है, तो मेन पल्मोनरी आर्टरी इनलार्ज आपको देख सकती है। राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट आपको साथ में मिल सकता है, तो राइट हार्ट बोर्ड आपको बड़ा दिख सकता है, राइट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट साथ में आपको मिल सकता है, लेकिन ये कब होता है, जब क्रोनिक हो गया, पेशेंट बहुत क्रोनिक हो गया। नेक्स्ट है प्रूनिंग ऑफ पेरिफेरल वेसल्स, तो यहाँ पे जो वेसल्स हमें निकल के पेरीफेरी में आपको नहीं दिखाई देती, पोल पे थिन हो जाती है, बिल्कुल प्रूनिंग हो जाती है, इसको प्रूनिंग ऑफ वेसल्स बोला जाता है। तो ये भी हाइपर इन्फ्लेशन या बोले एम्फाइसीमा के साइन होते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन और वेस्कुलर चेंजेस मैंने आपको बताए, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, बुलस लंग डिजीज, मेनिस्कल सिंड्रोम सब आपको मैंने बताया, ठीक है। तो दिस इज द एंटिटी ऑफ डिक्रीज डेंसिटी साइन और डिक्रीज डेंसिटी लीजन इन द एक्सरेज।